ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से जुड़े निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और चर्चा का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की आज घोषणा कर दी। इस बार भी केंद्रीय बैंक ने मुख्य दरों में कोई फेरबदल नहीं किया। नीतिगत सभी दर अपने पूर्व स्तर पर रखे गए हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। A.K. भट्टाचार्य को हमने आमंत्रित किया है आज इस कार्यक्रम में। आम श्रोताओं के नजरिए से आज जो घोषणा की गई है, सभी नीतिगत दरें, चाहे वो रेपो दर हो या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो या बैंक दर हो, यानी सभी पूर्व दर ही बनाए रखे गए। इसका क्या औचित्य है और आम नागरिकों के लिए इसका क्या मायने रखता है? देखिए, जो औचित्य की जो आप बात किया आपने आम नागरिकों के लिए, उसका औचित्य ये है कि जो सेंट्रल बैंक को अभी भी थोड़ा आशंका है कि जो मुद्रास्फीति का जो डर वो पूरी तरह से नहीं गया है। मुद्रास्फीति का जो दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ 4% के नीचे लाना चाहिए या 6% वो अपर टॉलरेंस बैंड है, उसके नीचे लाना चाहिए। हालांकि इस साल का जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 5.2% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया, पर साफ ये है कि रिस्क्स जो है इन्फ्लेशन के ऊपर अभी भी पूरी तरह से गए नहीं है। एल नीनो का जो प्रभाव जो है वो अभी भी पूरी तरह से उनका आकलन नहीं किया गया है। तेलों के दामों के ऊपर जो एक अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है यूक्रेन रशिया के युद्ध चलते हुए, वो भी नहीं गई हुई है। और जो दूधों के दाम, जो मिल्क प्राइसेस, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत शंका प्रकट किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेजोल्यूशन जो पास किया गया उसमें कहा गया है। इसके लिए मैं यही समझता हूं कि जो इन्फ्लेशन का जो डर अभी पूरा तरह नहीं गया है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं, उस नीति को उन्होंने अभी भी अपना के रखा। और पॉज जिसे हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर वही 6.5% के इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट को लगा के रखना, यही इसका प्रधान कारण है। और इसका जो इम्प्लीकेशन जो आम लोगों के लिए है कि जो होम बोरोअर्स जो है, होम लोन बोरोअर्स जो हैं या गाड़ी के जो लोन लेते हैं, उनके लिए एक राहत की खबर ये है कि उनकी जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने वाली थी या घटने वाली थी वो वही रहेगी और उसका कोई रदल बदल शायद अब इस वक्त अगले तिमाही की जो समीक्षा होती है उस तक कोई बदल होने की संभावना नहीं आती। यानी कुल मिलाकर पहले जो आसार व्यक्त किए जा रहे थे कि मुद्रास्फीति जिस रूप में घटनी शुरू हुई थी और उससे ऐसा लग रहा था कि शायद जो बढ़ोतरी का सिलसिला था वो तो पहले ही थम गया था ब्याज दरों का, और उसके बाद अब इसमें कहीं टाइटनिंग वाली स्थिति ना आए, वैसा अब नहीं रहा। मुद्रास्फीति को देखते हुए केंद्रीय बैंक के नजरिए से और हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कुल मिलाकर यही आशय है इसका, लोगों की जो किस्तें हैं आम नागरिकों की वो न घट रही हैं ना बढ़ रही हैं वर्तमान स्थितियों के अनुसार, और केंद्रीय बैंक का जो रवैया है वह पूर्व स्तर का बना हुआ है। सर, यहाँ पर हम यह भी समझना चाहेंगे कि केंद्रीय बैंक ने जो अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमान व्यक्त किया है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का 6.5% रहने का, इसका यानी आपके अपने अनुभवों के आधार पर जो अभी की हमारी वृहत आर्थिक ढांचे हैं, मैक्रो फैक्टर्स हैं, उन्हें देखते हुए हम यह लक्ष्य आसानी से पूरा कर लेंगे या चुनौतियां हमें दिख रही सामने? देखिए, जो 6.5% की वृद्धि दर की जो एक अनुमान लगाया गया है, मैं समझता हूं कि ये रियलिस्टिक है, क्योंकि पिछले साल 7.2% का वृद्धि दर हासिल किया गया था। उसके ऊपर 6.5% का एक इस साल का अनुमान लगाना वृद्धि दर, मैं समझता हूं कोई एम्बिशियस नहीं है। भारत की अर्थनीति इस वक्त अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखेंगे, उस इंडिकेटर्स को अगर जीएसटी कलेक्शंस रेट देखेंगे, अगर आप गाड़ियों की बेचने और खरीदने की जो रीति है
जो PMI जो मार्केट कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है उसको देखेंगे, या जो रेलवे फ्रेट को देखेंगे, सब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को देखेंगे। ये लगता है कि शायद 6.5% का जो वृद्धि दर हासिल करना उतना असंभव नहीं होगा। एक सिर्फ प्रश्न चिन्ह रहता है वो कि विश्व की जो आर्थिक जो गतिविधि जो है वो किस तरफ जाएगी। वो क्या अमेरिका क्या रिसेशन में पहुंचेगा, या जर्मनी की रिसेशन और जो यूरोपियन अर्थनीति को कितना प्रभावशाली होगा उसके ऊपर, और मॉनसून का जो एल नीनो से जो डर जो है वो कितना और ज्यादा होगा, और तेलों के दाम और $85 के में ही रहेंगे या बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो तीनों चीजों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट 6.5% वृद्धि दर लगाया है। मैं समझता हूँ ये रियलिस्टिक है और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के अनुमान से लगाया गया है। अगर ये तीनों चीज दामों के बारे में, फूड प्राइसेस, मॉनसून और तेलों के दाम में कोई समस्या न आए, मैं समझता हूँ 6.5% को हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर एक कह लें कि थोड़ी सी चिंता वाली, या कह लें कि जो लक्ष्य रखे हैं या जो अनुमान रखे हैं आरबीआई ने सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के, वह पहली तिमाही के लिए इस वित्त वर्ष के लिए 8%, दूसरी तिमाही के लिए थोड़ा सा कम किया है 6%, फिर तीसरी तिमाही के लिए 5.7%, और इसी तरह चौथी तिमाही में भी यानी थोड़ा सा क्रमिक रूप से हम ह्रास आता देख रहे हैं। इस ह्रास आने के पीछे क्या कारण लग रहे हैं आपको कि पहली तिमाही में सबसे अधिक हम वृद्धि देखेंगे, दूसरी तिमाही में इससे कम, तीसरी तिमाही में इससे कम, यानी आखिरी तिमाही में सबसे कम? इसका प्रधान कारण ये है कि अगर आप पहली तिमाही पिछले साल का देखेंगे जी, उसमें जो ग्रोथ जो था वो उतना ज्यादा नहीं था, और दूसरा कारण ये है कि जो इस तिमाही का जो पहली तिमाही की जो बात कर रहे हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर अगर अप्रैल, मई और जून जो ये महीना गुजर रहा है, इसकी इंडिकेशन जो आ रही है वो लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी तेज चल रही हैं। तो उसके अनुमान से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले तिमाही का ये अनुमान ज्यादा लगाया गया है। पर दूसरी तिमाही से अगर आप देखेंगे वो बेस इफेक्ट का दिख रहा है कि जिस तरह से अगर चौथी तिमाही 2022-23 की 5% के ऊपर था और उसके ऊपर और भी वृद्धि दर हासिल करना इस साल की दृष्टिकोण से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। इसीलिए जो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जो फोरकास्ट जो है यही इसका प्रधान कारण है। और इसका और एक कारण ये है कि जितना दूर आप तिमाही देखते हैं, जितना दूर है, वो जो फोरकास्ट करते हैं वो जो पॉसिबिलिटीज जो होती हैं उसके ऊपर देखते हैं कि अगर तेलों के दाम बढ़ जाएं या मॉनसून अगर खराब हो तो उसको देखते हुए, नजर करते हुए वो एक फोरकास्ट में एक कंजर्वेटिज्म आपको देखने को मिलता है। तो एक नई घोषणा ये है कि बैंकों को यह अनुमति मिल गई कि वो रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकें। साथ ही बैंक ने ई रूपी वाउचर का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा कर दी है, और इसके लिए नॉन बैंकिंग कंपनियां यानी एनबीएफसी को भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जारी करने का अधिकार दे दिया है। यह किस रूप में बदलाव लाएगा और इससे जो आम उपभोक्ता हैं उन्हें, साथ ही जो बैंकिंग तंत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है? प्रधान कारण मैं जो समझता हूं वो जो इस वक्त जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में जो क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल का जो एक 20% टीसीएस का जो ऐलान किया गया था, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि बैंकों को ये प्रीपे फॉरेक्स कार्ड इशू करना अलाउ कर दिया गया है। वो उसकी जो प्रीपे फॉरेक्स कार्ड के ऊपर ये जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 7 लाख तक मैं समझता हूं कि उसका कोई इन्फोर्समेंट नहीं रहेगा, और यही एक प्रधान कारण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये ऐलान इस वक्त किया है। ये रुपे कार्ड की स्वीकार्यता को लेकर, ये रुपे का जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी स्वीकार्यता को लेकर यानी एक्सेप्टेंस को लेकर वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति रहेगी? बहुत सारे ऐसे देश हैं अफ्रीका और एशिया और यूरोप में भी रुपए के क्रेडिट कार्ड की जो एक्सेप्टेंस में कोई संदेह प्रकाश नहीं किया गया है। हाँ, इससे ये होगा कि जो वीसा और मास्टर कार्ड इश्यू करने वाले अथॉरिटीज जो हैं वो एक रेसिप्रोसिटी मांगेंगे, और मैं समझता हूं कि सेंट्रल बैंक का एक उत्तरदायित्व होगा
जो इस तरह से ऐसे नेगोशिएशन को और भी आगे बढ़ाकर ये द्विपाक्षिक एक जो लेन देन की बात जो है रुपे कार्ड और मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड का, इसके वो आगे बढ़ा सके। यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी बनता है कि नीतियां जो बरकरार रह गई हैं, उनसे जो रोजगार देने में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है एमएसएमई सेक्टर, उस पर क्या असर पड़ेगा? उनकी जो ऋण लेने की क्षमता है वह किस रूप में प्रभावित होगी? एमएसएमई सेक्टर को जरूर जो पैसे की जो जरूरतें हैं उसमें वो हासिल करने में सुविधा होगी, पर इस वक्त मैं समझता हूं जो हमारी इकोनॉमी में कोई लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। अगर आप देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर साहब ने ये भी ऐलान किया है कि करीबन 50% 2000 रुपए के नोट सिस्टम से वापस आ गए हैं और लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। बैंक व्यवस्था में लिक्विडिटी सरप्लस होने की ही इंडिकेशन आ रही है। तो उसी लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी जो रेपो रेट के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं लाई है। तो एमएसएमई सेक्टर का मैं समझता हूं कि कोई लोन लेने में कोई असुविधा इस वक्त नहीं दिख रही है लिक्विडिटी अच्छी होने की। तो मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसा कोई बुरा प्रभाव नहीं आएगा। अच्छा, जो 2000 रुपए के नोट थे उस पर यानी आज टिप्पणी की गई है, गवर्नर ने कहा कि लगभग आधे से अधिक नोट वापस लौट चुके हैं। तो 2000 रुपए के नोट जो लौट आए हैं उनका लिक्विडिटी पर और पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर क्या असर पड़ने वाला है? जो 2000 रुपए के नोट जो वापस आ गए हैं उसी के कारण एक प्रधान कारण जो लिक्विडिटी की जो एक इजी कंडीशंस जो प्रिवेल है, उसी लिए 2000 रुपए के नोट आने के लिए भी एक बहुत कारण है, क्योंकि 50% जो नोट्स जो थे 3.5 लाख करोड़ के जो 2000 रुपए के नोट सिस्टम में थे उसमें 50% वापस आ गए हैं और जो वापस आ गए हैं वो 85% बैंक अकाउंट में आए हैं, डिपॉजिट्स हुए हैं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो 1.5 लाख के करोड़ के ज्यादा जो पैसे वापस आए हैं वो बैंक अकाउंट में आ गए हैं। इसका मतलब बैंकिंग व्यवस्था में जो पैसे की लिक्विडिटी जो होती है वो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है और लिक्विडिटी काफी सुधरी हुई लगती है। यहाँ पर एक सवाल और पूरक प्रश्न बनता है कि जिस तरह से 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए, बड़े नोटों की आवश्यकता कई बार अर्थशास्त्रियों की ओर से या कह लें कारोबारियों की ओर से जो बड़ा लेन देन करते हैं और जिनका बहुत सारा काम कह लें नकदी के सहारे ही चला करता है, उनकी मांग रहती है। ऐसे में क्या आसार हैं आने वाले दिनों में? क्या बड़े नोट फिर से चलन में लौट सकते हैं? या दूसरी ओर ये भी है कि 500 रुपए को नोट को भी तो कहीं वापस लेने की कवायद नहीं शुरू हो सकती है? मैं समझता हूं कि 500 रुपए के नोट को वापस लेने की कवायद शुरू नहीं होगी। 2000 रुपए नोट शायद वापस ना आए। मुझे लगता है कि सरकार का मानना ये है कि अगर जो फाइनेंशियल पेमेंट्स और गूगल पे और यूपीआई पेमेंट का जो प्रचलन हुआ है उसको और भी बढ़ावा दे सकते हैं अगर ये ज्यादा जो हाई वैल्यू नोट्स है उसको प्रचलन में न लाया जाए। तो मैं ये नहीं समझता कि 500 रुपए में ऐसी कोई रोक लगेगी, पर 2000 रुपए नोट शायद वापस नहीं आएंगे। यहाँ पर आखिरी सवाल ये कि कुल मिलाकर इस समीक्षा को मौद्रिक नीति पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप देश की अर्थव्यवस्था को लेकर? मैं समझता हूं कि ये एक कंजर्वेटिव और एक कॉशियस एक पॉलिसी है और जो एक स्टॉक मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन था कि शायद इस बार ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट को घटाना शुरू कर दे, वो जो काम जो है मैं समझता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए वो अगले द्विमासिक समीक्षा को देखने के बाद अगले साल 2024 में कोई निर्णय लेगी कि इंटरेस्ट रेट को घटाना पड़ेगा या नहीं। बस यहीं पर सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से जुड़े निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और चर्चा का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।